जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो हमारे 10th के बच्चे हैं उनके लिए जो हैं हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपके 5 सब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। उसमें जो है कौन कौन सा 5 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 3 हो गया, और 2 लैंग्वेज हिंदी का, और एक चीज़ अगर आप लोग बोलेंगे जो ऑप्शनल में जैसे मैथिली रखते हैं, कोई इकोनॉमिक्स रखते हैं तो मैथिली का भी करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव का क्या रोल है आपके 10th के एग्ज़ाम में? देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको 50% मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव से आता है। मतलब अगर आपको 500 का एग्ज़ाम होता है तो 500 का 50% हो गया लगभग 250, 250 लगभग नहीं, मतलब 50% 250 हुआ। तो इस 250 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 250 आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो जैसे 2 सब्जेक्ट है, एक साइंस है और एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान। उसमें जो है 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो मान के चलिए 10-10 वैसे कम कर दीजिए। उसमें क्या होता है ना कि मतलब जैसे 80 का एग्ज़ाम होता है तो 20 उसका 50% मतलब 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 40 सब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अदर सभी सब्जेक्ट में 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस 250 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको। अगर हम लोग पहले से तैयारी करेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। देखिए, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा मतलब मेहनत है कि आप 250 में 250 नंबर लाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप 50% 500 का 50% जो है, मतलब 500 का 50% 250 लाना आपको बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करते हैं हमारे साथ और आप लोग थोड़ा हमारा साथ देते हैं तो निश्चित रूप से ये 250 नंबर आपका पक्का है। वो कैसे? जितना भी सब्जेक्ट है सभी का मैं 500 से 600, 700 या 1000 तक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। मान के चलिए आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करते हैं तो 100 क्वेश्चन देखने में या तैयारी करने में आपको 1 दिन 2 दिन का टाइम लगता है, और यहाँ आपको वही 100 क्वेश्चन मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा में आप तैयारी कर लेते हैं। 1 से 1.5 घंटा में आपको उसका सॉल्यूशन कैसे सोल्व करेंगे और शॉर्टकट मेथड, स्मार्ट तरीका, सारा कुछ आपको बताया जाता है कि नहीं। आप मैथ देखे होंगे तो आपको वाकई लगा होगा कि जिस क्वेश्चन, देखिए वो मैथ हम जानते हैं कि आपके पास नॉलेज है, आपने 1 साल पढ़ाई की है तो आपके पास नॉलेज होगा ही और सारा क्वेश्चन आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट तरीका आपके पास नहीं होगा, ये इस बात की गारंटी है। आपको स्मार्ट तरीका जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो जीता वही सिकंदर। आप जानते हैं आपके पास टाइम कम है, उस कम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद ही आपको क्या होगा, आपके 50 में 50 मार्क्स आएंगे। तो इस 250 के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो है आपको सारा कुछ मिल जाएगा। 5 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और जो भी सब्जेक्ट है उसका आपको, संस्कृत का भी आपको मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करें। आपको जो स्कूल का कोई ग्रुप होगा जिसमें 10th के सारे बच्चे होंगे जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उन बच्चों को भी शेयर करें, क्योंकि उनको भी इसका फ़ायदा आपको मिल रहा है और आपके दोस्तों को भी मिलना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है साइंस है, ये साइंस है, और साइंस का जो है ये फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट का ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले आपने पहला पार्ट साइंस का, फर्स्ट सेट का पहला पार्ट आपको मिला होगा, उसमें 1 to 40 क्वेश्चन हमने किया है, और आज हम लोग 40 to 80 क्वेश्चन करेंगे इसमें। साइंस के सेकंड पार्ट में, फर्स्ट सेट के सेकंड पार्ट में 40 to 80 क्वेश्चन करेंगे। एक सेट मतलब एक वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन करते हैं। 40 क्वेश्चन इसलिए करते हैं, देखिए अगर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे 80 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन 80 क्वेश्चन में आप लोग मतलब कमेंट करिए कि आपको 80 क्वेश्चन का सोल्यूशन ही चाहिए एक वीडियो में या सिर्फ 40 का चाहिए। 80 क्वेश्चन सोल्व करने में आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे का समय लग सकता है, तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, आप लोग को देखने में भी दिक्कतें होती है, और आप लोग जो है मतलब उतना मेहनती भी है नहीं, आप लोग
को भी लगता होगा थोड़ा छोटा वीडियो मिले तो ज़्यादा बेटर है। और अगर हम लोग 40 क्वेश्चन करते हैं तो 40 क्वेश्चन मुश्किल से 25 से 30 मिनट में इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, 30 से 32 मिनट में। तो वो क्या होता है कि आप लोग को छोटा वीडियो देखने में क्या होता है, आसानी होती है। अगर आप लोग को 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, नहीं तो 40 क्वेश्चन जैसे मिल रहा है एक वीडियो में तो इसी तरह से कर रहने दें। चलिए आज हम लोग करेंगे 40 क्वेश्चन, इससे पहले कर चुके हैं और अब जो है हम लोग आज करेंगे 40 क्वेश्चन के आगे। तो इससे पहले मैंने 40 तक किया है। चलिए आप लोगों के लिए अगर क्या इससे पहले का जो मतलब लेक्चर है, क्या आपने अगर उसे देखा है तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मैं आंसर 39 और 40 का नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके देना है, ठीक है। मैं 41 से बताऊंगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान और डी है बिहार। आपको जो है इसका आंसर मुझे कमेंट करके देना है 49 का कौन सा होगा। और 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। किरोसिन का मतलब है किरोसिन ऑयल जो होता है आप लोगों के घर में भी यूज होता होगा, ठीक है। तो उसमें किस धातु को डुबा करके रखते हैं। आपके ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है पारा और डी है टंगस्टन। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। अगर आप लोगों ने अगर इससे पहले पार्ट देखा है तो उसमें इसका आंसर बताया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको जा करके देख लीजिए, फिर इसका आंसर दे दीजिए और ये सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए सर्फ एक्सल, बी शैम्पू, सी इजी सर्फ और डी है उपरोक्त सभी। आपका 41 का जो आंसर है क्या है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। 41 का क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, 41 का जो है डी ऑप्शन सही है, मतलब उपरोक्त सभी। अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल से भी बनाए जाते हैं, शैम्पू से भी बनाए जाते हैं और इजी सर्फ से भी बनाए, तो उपरोक्त सभी आपका सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। आप देखते होंगे आपके घर में भी आजकल तो बिजली आ गई है, लेकिन जब बिजली नहीं थी या है भी फिर भी सौर सेल हम लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सौर सेल क्या है सबसे मतलब इसमें आपको एक तो बिजली मिल जाती है और बिल्कुल प्योर, और ये जो किसी भी प्रकार का मतलब प्रदूषण नहीं छोड़ती है। आप देखते होंगे मतलब जो भी जहाँ से भी हम लोग को बिजली मिलता है हर जगह प्रदूषण निकलता है, लेकिन सौर सेल से हम लोगों को कुछ भी प्रदूषण नहीं मिलता है और इससे हम लोगों को बिजली भी मिल जाती है। तो सौर सेल में किस चीज़ का यूज किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्लास्टिक, बी सिलिकॉन, सी है यूरेनियम और डी है प्लूटोनियम। 42 चलिए इसका आंसर बताइए 42 का क्या है। तो चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, बता दूँ। देखिए सिलिकॉन सौर सेल जो ऐसे बना होता है ना, देखिए ये सौर सेल ये प्लेट होता है कि नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं धूप में रखते हैं, इस पे जो आप काला काला इस तरह से लाइनिंग ऐसे रहता है कि नहीं। मैं इतना अच्छा से नहीं बना पा रहा हूँ इस पर। तो ये जो है उस पर सिलिकॉन का यूज, सिलिकॉन एक धातु होती है उसका यूज किया जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 क्या कह रहा है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना पकाने के लिए जो हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं तो किसका उपयोग नहीं होता है। यहाँ इस नहीं को आप लोग अगर नहीं देखेंगे एग्जाम में तो क्वेश्चन का सेंस चेंज हो जाएगा और जब आप पहला ऑप्शन ही पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाह ये जो है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है। आप लोग अगर उतना गौर से नहीं देखेंगे सीएनजी देखे वाह खट से ऐसे आंसर कर दिए। चलिए सीएनजी तो मैं जानता हूँ, एलपीजी है, बायोगैस है और कोयला है, कौन सा नहीं होता है। तो ये चीज़ चलिए इसमें तो 1 ऐसा लक है कि 1 नहीं है तो इसलिए, लेकिन चलिए आगे देखेंगे ऐसे सेकंड एलपीजी होता है। चलिए ऐसे टिक कर दिया, लेकिन हम लोग को यहाँ देखना है नहीं। इस नहीं को आप नहीं देखेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन जब हम लोग जाते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत ही गौर से देखना चाहिए। इस नहीं को तो कम से कम देखना ही चाहिए, अगर नहीं देखेंगे तो फिर बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा आपके साथ, 1 नंबर कम हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पता है, अगर आप 50 में सभी सब्जेक्ट में 50 ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाते हैं तो आपको हमारी संस्था के द्वारा जीतने को मिल जाता है एक 5G फ़ोन।
और आपसे हम मिलेंगे भी। रिजल्ट के बाद आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा 5G फ़ोन का, अगर आप 50 में 50 लाते हैं तो। चलिए इसका आंसर जो है देखते हैं। देखिए LPG का हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में, कोयला का तो आप देखे ही होंगे, बायोगैस का हम लोग करते ही हैं। तो ये CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये LPG क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो CNG का हम लोग क्या करते हैं? CNG का यूज खाना बनाने में नहीं करते। 43 का जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 44 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 2Cu + O2 ये जो है क्या देता है? 2CuO है। ये जो है अयस्क पूछ रहा है। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है ये पूछा जा रहा है। जैसे ऑक्सीकरण हो रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अपघटन हो रहा है, उदासीनीकरण हो रहा है, या विस्थापन हो रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है वो पूछ रहा है। देखिए ये जो है 2Cu + O2 क्या देता है? 2CuO। ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब 44 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, अपघटन क्या होता है, उदासीनीकरण क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। अगर ये भी आप लोगों को समझना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जो है केमिस्ट्री का एक एक्सरसाइज है, उसमें जो ऑक्सीकरण, विस्थापन, अपघटन के बारे में बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से, तो मैं उसे आप लोग को समझा दूंगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है ये चीज़ देख लीजिए, हम लोग को देखना है। जैसे देख लीजिए H2 + Cl2 ये क्या देता है? 2HCl। नेक्स्ट है Pb ब्रैकेट में NO3 का ट्वाइस है। फिर ये क्या देता है? PbO + NO2 + O2। इस तरह से जो है 4 आपका ऑप्शन है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है कौन सा संतुलित नहीं है? देखिए इसमें देखेंगे हाइड्रोजन 2 है ही, Cl2 भी 2 है, तो यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन और Cl2 2 है कि नहीं? तो ये तो क्या है? ये जो है संतुलित है। नेक्स्ट है PbNO3 का ट्वाइस है। देखिए यहाँ PbO है, PbO NO2 और O2। यहाँ O2 कितना है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 है, और 1 यहाँ है, 5 है। देखिए यहाँ पर NO3 का ट्वाइस है, मतलब O कितना है? 6 है। तो ये बी ऑप्शन ही आपका सही होगा। मतलब ये जो इक्वेशन है यही क्या है? संतुलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और बाकी जो मतलब जो भी इक्वेशन है वो क्या है? समीकरण जो है वो संतुलित है। नेक्स्ट है 46 नंबर कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? आप पढ़े होंगे अम्ल, क्षार, है कि नहीं? तो उसमें pH स्केल आप पढ़े होंगे। pH स्केल में क्या होता है कि pH स्केल में जो है यहाँ 1 2 जो है 14 तक क्या होता है? काउंटिंग होती है। और जो 7 होता है, 7 ऐसे यहाँ से आगे 7 8 9 10 इस तरह से 14 होगा। इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा, है कि नहीं? तो जो 7 होता है pH वो क्या होता है? इस पॉइंट पर जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो उदासीन होता है कि नहीं? जो बीच वाला पॉइंट होता है 7। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा? तो 7 हो जाएगा। 46 का ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। कितना होगा? 46 का ए ऑप्शन सही होगा, मतलब 7 pH मान होगा। वही विलयन जो है क्या होगा? उदासीन होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? 47 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब वीक अम्ल है कि नहीं? एक है HNO3, फिर है बी है HCl, सी है CH3 COOH, और डी है H2SO4। H2SO4 इसे तो अम्लों का क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं, है कि नहीं? ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए नेक्स्ट इसका जो है 47 का आपका कौन सा सबसे वीक होगा? तो सी, ये आपका ऑप्शन सही होगा। CH3COOH। ठीक है, ये आपका सबसे दुर्बल अम्ल होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है, किसका अयस्क है?
ए तांबा का, बी लोहा का, सी मैग्नीशियम का और डी एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क होगा? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का, जैसे लोहा का आपको पता होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट, लेमोनाइट होता है कि नहीं। तांबा का आप लोग ये भी याद रख लीजिए कि मतलब अयस्क भी याद रख सकते, 2-3 आपको 4 याद रखना ही पड़ेगा। तो इसका जो है डी ऑप्शन आपका सही होगा। एल्यूमिनियम का जो है अयस्क होता है क्रायोलाइट। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? ए 17, 18, 19 और पोटासियम का जो है सिंबल क्या होता है? के होता है, के पोटासियम है कि नहीं। तो इसका जो है परमाणु संख्या कितनी होती है? 49, ये जो है 19 होता है। पोटासियम का जो है 19 होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है। 51 नंबर का कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? देखिए अल्कोहल है तो OH लगा होगा, है कि नहीं, और क्या है? इथाइल है, तो इथाइल होगा 51। तो क्या होता है? एक होता है मेथा, इथा। तो इथा जब है इथाइल है तो क्या हो जाएगा? होता है ना मेथेन, इथेन, इथाइल। C2H5 एक फार्मूला पढ़े होंगे आपको आप, CnH2n+2 ऐसे पढ़े हैं। CnH2n+2 क्या होता है? इन का होता है, जिसमें इन लगा होता है, जैसे मेथेन। और उसके बाद क्या होता है? एक CnH2n होता है सिर्फ, और एक होता है आइन वाला CnH2n-2, इस तरह का पढ़े होंगे। तो मिथाइल का पूछ रहा है, तो मिथाइल अल्कोहल जो होगा उसका C2H5OH होगा आपका। बी ऑप्शन 51 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, C2H5OH। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अल्काइन कौन है? अल्काइन जो है, अल्काइन आइन वाला जो होता है उसमें होता है CnH2n-2। तो ये हम लोगों को देखना है। ये तो AN वाला होता है, मेथेन वाला होता है N, और अल्काइन में जो है CnH2n-2 होता है। तो CN, जैसे CnH2n-2 ये होता है। देखिए यहाँ पर है C2 लिए हुए, तो C2 लेंगे, ठीक है। H कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 -2, तो C2H2 होगा। ये 51 का जो A ऑप्शन ही आपका सही होगा। 52 का A ऑप्शन ही सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VVI लगा सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चीनी का जो हो गया, उसके बाद यूरिया का हो गया, कुछ ऐसे रासायनिक फॉर्मूला है जो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। चीनी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है 53। बताइए क्या है? C6H12O6, C12H22 और O11, C है CH3COOH और 4 नंबर D है CH3CHO। देखिए इसका जो आपका 53 का जो आपका सही ऑप्शन है वो P है, मतलब C12H22 और O11। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। एसिटिलीन में कार्बन के बीच जो है कौन सा बंधन होता है? तो ये जो है एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है एसिटिलीन में। 54 का आपका सॉरी ये जो है मिस्टेक हो गया, ये जो है 2 होता है, 5 तो हो ही नहीं सकता है ना। मतलब कार्बन के बीच तो मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है कि नहीं। कार्बन के बीच मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। तो क्या होता है? कार्बन के बीच जो है सहसंयोजक बंधन की संख्या 2 होता है एसिटिलीन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
सी ऑप्शन आपका सही है, मिस्टेक से ए हो गया। तो चलिए 55 नंबर कह रहा है कि 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, ए सूखे बीज, बी है अंकुरित बीज, और सी है उबला हुआ बीज, डी है कुचले हुए बीज। 55 ये इसमें जो है अंकुरित बीज आपका आंसर होगा, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। कह रहा है कि नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का एक हिस्सा है। ए है पोषण का, बी है श्वसन का, सी है उत्सर्जन का, और डी है परिवहन का। 56 चलिए बताइए 56 का आंसर क्या होगा। 56 का जो है ये उत्सर्जन का, मानव वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र है। क्या है? उत्सर्जन तंत्र है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर का रहा है कि पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधों में जो जाइलम कोशिकाएं होती है किसके परिवहन के लिए आप जानते होंगे अगर ये चीज़ क्या करता है। पौधों में जाइलम पानी पहुंचाने का काम करता है। जाइलम और फ्लोएम होता है ना। तो एक क्या होता है, खाना बनने के बाद जो फ्लोएम होता है वो पहुंचाता है, और जाइलम क्या होती है, जड़ से पानी जो है पत्ती तक पहुंचाती है, और तब जो है खाना बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये भाग लेते हैं, मेन काम रोल प्ले करते हैं, है कि नहीं। और चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में अच्छा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। हम लोग सांस लेते हैं, है कि नहीं। तो सांस लेने में कौन सा गैस लेते हैं, और यहाँ पूछा जा रहा है कि श्वसन के दौरान मतलब सांस लेने के दौरान कौन सी गैस निकलती है। CO2, CO, N2 और O2। हम लोग सांस में तो जो वायु होता है वो लेते हैं, है कि नहीं। उसमें मैक्सिमम O2 होता है और मिश्रण हो सकता है, लेकिन जो छोड़ते हैं वो क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है। फल जो पकता है उसको जो है पकने में किससे नियंत्रित किया जा सकता है। 59 नंबर, ए ऑक्सीजन से, बी जिब्रेलिन से, सी इथिलीन से, और डी है साइटोकैनिन से। 59 इससे पहले भी ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, इससे पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को। ये जो है 59 का सी ऑप्शन सही होगा। इथिलीन से जो है क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरॉन का एक हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। आपके ऑप्शन है ए डेंड्राइट, बी तंत्रिकाक्ष, और सी है कोशिका पिंड, और डी है तंत्रिका अंग। 60 इसका जो है तंत्रिकाक्ष मतलब तंत्रिका जो तंत्र होती है उसके बारे में कह रहा है। तो 60 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। 61 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन आप पढ़े होंगे। ए एड्रीनैलिन, बी एस्ट्रोजेन, सी है पाराथायरमोन, और डी है कैल्सिटोनिन। ये जो है आपका ए 61 का जो है ए ऑप्शन सही होगा। एड्रीनैलिन जो है ये जो है इसको आपातकाल का हार्मोन बोलते हैं। मतलब जैसे आपातकाल का मतलब क्या है, जैसे एकाएक कोई घटनाएं घट गई या गुस्सा आ गया या कुछ, तो यही हार्मोन जो है उस टाइम आपको क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है नहीं है, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना। यही आप लोग ऐसे पढ़ेंगे निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है कि नहीं। जैसे ए हो गया उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, आप सारा ऑप्शन पढ़ेंगे भी नहीं। जहां आपको लग गया कि नहीं ये अनैच्छिक क्रिया है, आप उसे क्या करेंगे, टिक करके आ जाएंगे, और एग्जाम में आपको क्या होगा, वही नहीं करना था, है कि नहीं। तो 62 क्या होगा इसका, अनैच्छिक क्रिया। एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं, मतलब आपके इच्छा से होता है, और एक अनैच्छिक क्रिया होती है जो आप नहीं भी कर। जैसे सांस लेना क्या होता है, आप चाहते हैं कि मैं सांस लूँ, नहीं भी चाहते फिर भी सोए में भी क्या होता है, सांस ऐसे आप लेते रहते हैं। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो आप नहीं चाहते हैं लेकिन वो अपना मतलब आराम से होता रहता है। तो ये जो है इसका दिल की धड़कन अनैच्छिक क्रिया नहीं है।
ये आपका सी ऑप्शन जो है 62 का जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका जो है ये दिल की धड़कन ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन की होती है। ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको जो आप याद करेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से आप इसे याद करिए। देखिए 763 का रहा है कि मानव गर्भ की अवधि, आप लोग सुने होंगे लगभग 9 महीने में बच्चा होता है कि नहीं, 9 मंथ में। तो 9 मंथ कितना दिन होता है लगभग 1 महीने में 30 दिन, तो 9 महीना में कितना दिन हो गया 200, लगभग 270 दिन है कि नहीं। यहाँ पूछ रहा है 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन और 245 दिन। तो आप जो है 9 महीना तो एकदम आप लोग अमूमन जानते होंगे, आपके घर में भी या किसी से भी ऐसे लोग बोलता है कि 9 महीने में बच्चा होता है कि नहीं। तो मानव, तो ये मानव गर्भ की अवधि कितनी होती है 270 दिनों की होती है। 9 महीना मतलब 1 महीने में 30 दिन, तो 9 महीने में कितना हो जाए 9 तिया 27, 9 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 270 होगा, है कि नहीं। तो 270 दिन, आप 63 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर का रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। कौन सा प्लान के बारे में पूछ रहा है, गंगा एक्शन प्लान। इसका ए ऑप्शन आपका है 1973, बी है 1985 और सी है 1971, डी है 1983 ईस्वी। 64 नंबर क्वेश्चन, तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1950 ईस्वी में शुरू हुआ था। आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 64 का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। 65 कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है। मुकुलन द्वारा पूछ रहा है, आप पढ़े होंगे जनन के सारे तरीके पढ़े होंगे। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन जिसमें लैंगिक जनन में क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो भाग लेते हैं, और अलैंगिक में क्या होता है सेक्स ऑर्गन भाग नहीं लेते हैं। तो मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन क्या होता है, जैसे कोई ऐसी चीज़ें होती है उसको आप तोड़ दिए, फिर वहाँ से क्या होता है नई तरीके से पेड़ पौधे निकलने या नई तरीके से क्या होता है जनन हो रहा शुरू हो जाता है, उसे हैं बोलते हैं। तो ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में होता है, इनमें से कोई नहीं। किस में होता है 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है ये ईस्ट में इस तरह का जनन होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस लेने की क्रिया में जो अंग भाग लेता है वो सारा मिलके क्या बनाता है श्वसन तंत्र, है कि नहीं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। ए है डायरिया, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ये है टीबी, क्या है ये बी ऑप्शन जो आपका टीबी है। टीबी को क्या बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। सी है निमोनिया और डी है बी एवं सी दोनों। ये निमोनिया अधिकतर आप बच्चों में होता है, तो आपका जो है डी जो है डी ऑप्शन दिया हुआ है बी एवं सी दोनों, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। निमोनिया निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। क्योंकि देखिए टीबी जो होता है, टीबी में भी सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके फेफड़ा में क्या हो जाता है प्रॉब्लम हो जाता है। तो 66 से और निमोनिया आपका यही ऑप्शन सही होगा, बी एवं सी दोनों। आपका डी ऑप्शन सही होगा 66 का। चलिए इसका आंसर आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं 66 का। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते। कौन कौन से बारे में कह रहा है कि मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य में हम लोग आ जाते हैं, आप लोग भी तो मनुष्य ही हैं, हम लोग मनुष्य में आते हैं। है मनुष्य और मांसाहारी जीव जो मांस खाने वाले जीव होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, ये सब क्या है मांस खाने वाले जीव है। निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते। ए प्रोटीन का, बी सेल्यूलोज का, सी वसा का और डी इनमें से सभी। 67 नंबर, तो प्रोटीन हम लोग तो मांस खाते हैं, मांस में क्या होता है प्रोटीन होता ही है, तो हम लोग तो पाचन करते होंगे इसलिए ना खा लेते हैं। उसके बाद सेलुलोज जो है ये पचने में थोड़ा कठिन होता है, मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो सेलुलोज का आपका बी ऑप्शन इसमें क्या होगा सही होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर कह रहा है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज जो होता है वो मुख्य कारण क्यों होता है? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन और पक्षाघात। 68 ये जो है हाइपरटेंशन के कारण जो है ब्रेन हेमरेज होता है। ठीक है, इसका ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण होता है वो हाइपरटेंशन होता है, मतलब आपका 68 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखिएगा इसको, देखिए आपके बहुत ही काम की चीज़ें हैं। जब आप अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे 10th बोर्ड परीक्षा, आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 2 महीने का टाइम है। इस सबको आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, अच्छे से देख के जाएंगे, बार बार देखेंगे, 2-4 बार देखेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ आपको बस वैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप देखेंगे ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है, तो ये ऑप्शन इस तरह से आप 2-3 बार इसको देखेंगे तो रिकॉल हो जाएगा आपको एग्जाम में, जो है ये चीज़ एकदम रिकॉल होगा कि क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, हृदयघात एकदम क्या होगा ऐसे, मतलब थोड़ा टेंशन तो होगा, लेकिन नहीं हाइपोटेंशन नहीं होगा। सर ने बताया था कि हाइपरटेंशन होगा। चलो सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या है कि इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। आजकल 2 महीना बचा हुआ आपके पास। देखिए आपका जो है लाइफ है, उसको आपको क्या करना है, ब्राइट करना है। तो उसमें आपके पास 2 महीना मात्र बचा हो। अगर आप 2 महीना थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, सुबह 4 या 5 बजे आप उठ करके बस इस 2 महीने को आप बढ़िया से यूज कीजिए। सोने का क्या है, आपकी पूरी लाइफ बची हुई है सोना। अगर आप 70 साल, 75 साल, 80 साल जीते हैं तो मतलब आप जो है पूरी लाइफ मतलब सो सकते हैं जितना सोना चाहें। लेकिन अभी सिर्फ 2 महीना थोड़ा सा कष्ट करें, 4 या 5 बजे मॉर्निंग में जागे, उसके बाद 4-5 घंटा कंटिन्यू 2 महीना पढ़ाई करें। 2 महीना आपको करना क्या है, जैसे देखिए ये वीडियो देखना है, वीडियो देखेंगे, इससे आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा। उसके बाद रह गया सब्जेक्टिव का। तो जो आपको आपने पढ़ लिया है या कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8271859877। इस पर जो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आई है, आपने पढ़ लिया है लेकिन नहीं समझ में आ रही है बार बार पढ़ने के बाद भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से और आसान भाषा में आप लोग को बता दूँगा। तो अभी सिर्फ 2 महीना आपको मेहनत करना। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाता है तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाता है, तो फिर आगे आपका जो लाइफ है उस बहुत आसान हो जाएगी। सिर्फ 2 महीना, देखिए 2 महीना, कोई दुनिया में कौन ऐसा लक्की इंसान होगा जो 2 महीना में उसका लाइफ जो है, उसका लाइफ चेंज हो जाएगा, मतलब ब्राइट बन सकता है। सिर्फ वो आप एक इंसान है जिसके पास 2 महीने का टाइम, अगर वो 2 महीना मेहनत कर लिए तो फिर आगे का जो रास्ता है बहुत आसान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बातें आपको अगर समझ में आई है हमारी तो निश्चित रूप से आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से मेहनत करेंगे। अब आगे देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप पूछ रहा है। पर मीन्स क्या होता है, दूसरा, और जीव मतलब जीव है, पादप का उदाहरण है। ये जैसे बैक्टीरिया है, ककूटा है, विषाणु है और कवक है। इस चारों में कौन सा परजीवी पादप है? ये जो है कुकुटा जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 कह रहा है, 69 का भी सही है। 70 कह रहा है क्वेश्चन आपका कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फेफड़ों द्वारा, बी निलय द्वारा, सी अलिंदों द्वारा और इनमें से सभी के द्वारा। तो इनमें से सभी के द्वारा जो है फेफड़ों के द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। इनमें से सभी के द्वारा 70 का जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन की विधि कौन सी विधि से? ए मुकुलन, बी पुनर्वलन, सी विखंडन और बीजाणु जनन। अभी एक जो है इस तरह का क्वेश्चन हमने देख लिया है कि नहीं। तो हाइड्रा में जो है क्या होता है, मुकुलन लैंगिक जनन होता है। किस टाइप का जनन होता है उसमें? मुकुलन। हाइड्रा में जो है मुकुलन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ VVI लगा लीजिए बच्चे, आप लोग इसको VVI लगा लीजिए, याद कर लीजिए, 4 बार सुन लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर भूलेंगे इतना कहने के बाद भी तो आप झूलेंगे, ठीक। तो इस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे, है कि नहीं, याद रखिएगा इसको। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। 72 कह रहा है
कि जनन संचारित होता है, जनन जो है संचारित होता है किससे? ए सिफिलिस से, बी एड्स और गोनोरिया से और इनमें से सभी से। 72 क्या ये सही होगा? इसमें से इनमें से सभी से, सिफिलिस से भी, एड्स से भी और गोनोरिया से भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 72 नंबर। 73 कह रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग, फूल तो आप देखे होंगे, उसी को पुष्प बोलते हैं, ठीक है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है क्या बोलते हैं उसको? बाह्य दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं और स्त्री केसर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? 73। याद रखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं, भूलते हैं, तो मेरे बच्चे आपको बहुत तकलीफ होगी। और ये देखिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें आपको इतना दिमाग लगाना है तब याद करना है, वो सिंपल है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है कि नहीं? 73 ये जो है बाह्य दलपुंज बोलते हैं। देखिए बाह्य मीन्स क्या होता है? बाहर होता है। इससे भी आप टेक्निक से दिमाग लगा करके याद कर सकते हैं। पुष्प का बाहरी भाग तो बाह्य दलपुंज है कि नहीं? कितना आसान है, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं, नहीं तो मेरे बच्चे आपको बहुत तकलीफ होगी। देखिए चलिए नेक्स्ट देख लेते। कह रहा है कि 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडीज होता है? देखिए ए में कौन सा एंटीबॉडीज होता है? 74 नंबर क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस हैं ए बी, सी बी और डी है ए। तो ए में जो है कौन सा एंटीबॉडीज होता है? 74 ये जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब ए में एंटीबॉडी जो होता है वो बी होता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता? देखिए यहाँ भी आप लोगों को इस नहीं पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे स्पीड में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में कौन नियंत्रित करता है, ऐसे पढ़ेंगे है कि नहीं? लेकिन वो गलत हो जाएगा। आप ऐसे पढ़ेंगे, ऑप्शन जो आपको लगेगा लगा देंगे, शुरू में ही देखेंगे वो चलो यही है, लेकिन यहाँ हमको देखना है नहीं, इस नहीं पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित नहीं करता है कि नहीं? इंसुलिन ये तो करता ही है, ग्लूकागन है, उसके बाद गैस्ट्रीन है और सोमेटोस्टेनिन है कि नहीं? 75 कौन नियंत्रित नहीं करता है? चलिए इसका आंसर बताइए। ये जो है गैस्ट्रीन, ठीक है, ये गैस्ट्रीन जो है गैस से संबंधित है, इसलिए ये नियंत्रित नहीं करता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 का जो आपका सी ऑप्शन सही है। 76 नंबर को कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन है, मतलब जिस तरह से हम लोगों में, आप पहले जन्म लिए थे कितने बड़े थे? छोटे से नन्हे मुन्ने थे, है कि नहीं? अभी कितने बड़े हो गए? बहुत बड़े हो गए, तो और भी बड़े होंगे। तो उसी तरह से पादप जो है, मतलब जो पौधा होता है, पादप होता है, वो भी उसमें वो भी वृद्धि होता है। आप देखे होंगे आपके घर के आगे जो एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, आप उसमें पानी डालते तो बहुत छोटा था, अभी के आपसे 10 गुना बड़ा हो गया है कि नहीं? तो वो किस वृद्धि हार्मोन के चलते जो है वो बढ़ रहा है? आपके ऑप्शंस हैं जिब्रेलिन, एड्रीनैलिन, सी है इंसुलिन और थायरॉक्सिन। 76 बताइए कौन सा सही होगा? आप तो रोज़ पानी डाल देते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। देखिए जिब्रेलिन हार्मोन के कारण जो है, ये जिब्रेलिन हार्मोन यही जिम्मेदार है मेनली किसमें? पादप वृद्धि में। जिब्रेलिन याद रखिएगा। 76 का ए ऑप्शन सही है। 77 कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है भाई? नाक से होता है। जैसे नाक से आप लोगों को भी स्रावित होता होगा कुछ, जब सर्दी हो जाती है, आजकल ठंडा आ गई है तो आपके नाक से स्रावित होता होगा। उसको कौन सा हार्मोन निकलता है आपके नाक से? चलिए याद रखिएगा उसको। हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? ए अंतःस्रावित ग्रंथियों से, बी बहिस्रावित ग्रंथियों से, सी है नलिका से और डी है इनमें से कोई नहीं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नलिका से क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। वो तो मेनली रूप से स्रावी ग्रंथ, जो हार्मोन निकलेगा वो तो हार्मोन स्रावी ग्रंथि होगी, वहीं से निकलेगा, है कि नहीं? अंतःस्रावी ग्रंथि भी हो सकती है, बहिस्रावी ग्रंथि भी हो सकती है, लेकिन वो एक से दूसरे जगह कहीं से पहुंचता है, नलिका से ही पहुंचता है कि नहीं? तो 77 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए सॉरी, ए 77 का ए ऑप्शन आपका सही है, ये मैं गलत बोल दिया। ए अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? हाँ, हार्मोन स्रावित होते हैं। 77 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है,
अब देख लेते हैं 78 नंबर को। कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य का जो मुख गुहा होता है, आपका जो मुख है, ठीक है, कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए, आपके मुंह से जो लार गिरता है, कोई चीज़ आप देखते हैं, है कि नहीं, और आप को जब खाने का मन होता है तो आपके मुंह से क्या होता है, लार गिरने लगता है। तो वो लार जो गिरता है, कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है जिससे बहुत इतना लार गिरता है। तो आपके ऑप्शंस 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। क्या सही है? 78 का जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब 3 जोड़े लार ग्रंथि, आपके मुंह में जो है 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, याद रखिएगा इसको। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 79 जो है कह रहा है कि एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन क्या है? ए मेल हार्मोन है, बी फीमेल हार्मोन है, सी पाचक रस है, और डी है थायराइड हार्मोन है। क्या है? एंड्रोजेन। एंड्रोजेन के बारे में पूछ रहा है कि एंड्रोजेन जो है वो क्या है। 79 का देखिए, ये एक मेल हार्मोन है। ठीक, मेल हार्मोन का मतलब ये जो है मर्दों में, मतलब पुरुष में ये जो है हार्मोन क्या होता है, निकलता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। मतलब कौन ऐसे साइंटिस्ट थे, कौन ऐसे विद्वान थे जो मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना। ए मेंडल, बी डार्विन। चार्ल्स डार्विन का आप नाम सुने होंगे, जिन्होंने जीववाद का मतलब क्या है उसके बारे में जो है पूरा विश्लेषण किया है। लामार्क है और खुराना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर क्वेश्चन है ये। मतलब ये भी 77 भी, 78, 79 और 80 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न ये देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे सस्ते में ना ले। इसको जो है एकदम याद रख लीजिए कि आप भूले नहीं। 80 में मटर को अपने प्रयोग के लिए जो है 80 का ए ऑप्शन सही होगा। मतलब मेंडल साहब ने जो है मटर को अपने प्रयोग के लिए लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ये जो सेट था, ये हिंदी का सेट था, ये सेट था फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट सेट था। फर्स्ट सेट का सेकेंड पार्ट था। इसमें हमने देखा 40 to 80 क्वेश्चन देखे, है कि नहीं। इससे पहले वाले सेट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में मतलब 1 to 40 क्वेश्चन देखे। इस सेकेंड पार्ट में जो है हमने 40 to 80 क्वेश्चन देखा। ये और सब्जेक्ट है साइंस का। ठीक है, इसके जस्ट बाद सेट सेकेंड लाएंगे, और उसमें भी हम लोग, अगर आप कमेंट करते हैं 80 क्वेश्चन ही चाहिए आपको सेट में, तो 80 क्वेश्चन लेके आएंगे, नहीं तो 40 क्वेश्चन ही लेके आएंगे। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है हमारी मेहनत, हम जो है इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हमारी आशा है थोड़ी सी कि आप लोग का थोड़ा मुझे हेल्प चाहिए। आप लोग जो है अपने दोस्तों में, आपका जो स्कूल का जो भी बच्चा है, जो 10th में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, सभी दोस्तों को ये चीज़ को, एक चीज़ जो है ये एक बार शेयर कर दीजिए कि सबों को इसका फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, आपका फ़ायदा हो रहा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप अपने दोस्त को भी थोड़ा फ़ायदा मिलाइए, उनको भी थोड़ा आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में मतलब 50% आप तैयारी करके जाते हैं, तो आपको जो 500 का एग्ज़ाम होता है उसमें 250 आपको इस मतलब 50% यहाँ से तैयारी हो जाती है। अगर आपको मैथ में या साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर आपको बताया गया है, आप वहाँ से फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं वो टॉपिक भी आपको, अगर देखेंगे कि जो छोटा टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इस एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ आना चाहिए, जो मतलब ज़्यादा संभावित है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। और आप, लेकिन देखिए कोई ऐसा चीज़ भी है जो मतलब आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से कम महत्वपूर्ण और नया है, फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है, तो उस चीज़ को आप अभी मत पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत कम है। आप जितना पढ़े हैं, अगर उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जितना पढ़े हैं, ये सोचिए कि उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से आप तैयारी कर लें, तो एक टॉपिक आप जो नहीं पढ़े हैं उसको आप छोड़ भी देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। नहीं तो एक नया टॉपिक पढ़ने में पहले तो पढ़िए, फिर उसका रिवीजन करिए, फिर याद करिए, है कि नहीं। इतना पचाने में आपको तब तक ज़्यादा टाइम लैप्स हो जाएगा। आपके पास टाइम कम है, आपको टाइम का क्या करना है, स्मार्ट तरीके से यूज करना है। तो आप लोग स्मार्ट तो है ही, तो स्मार्ट तरीके से यूज करिए। आपके पास स्मार्टफोन भी है, तो स्मार्टफोन से आप ये देखिए भी, और स्मार्टफोन है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आशा है बच्चे कि आप लोगों को इस चीज़ का निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता ही है और आप अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।